देखिए, आने वाले दिनों में अमेरिका को न सिर्फ रूस बल्कि ईरान से भी डील करनी होगी, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी। उधर जर्मनी में आज पहली बार हमला हुआ और इसके दूरगामी संकेत हो सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में इस तरह का ये पहला बड़ा हमला है। इन सबके बीच पुतिन रुकते हुए नहीं दिख रहे। यूक्रेन पर रूस का रुख बेहद आक्रामक है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले जारी हैं और पुतिन के राजनीतिक गुरु और सलाहकार दुगिन ने विश्व युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। डिटेल में खबरें अब आपके सामने होगी। अभी इजरायल के लेबनान पर भीषण हमले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां फाइटर जेट से इजरायल ने भीषण बमबारी की है और धमाकों से लेबनान का ब्यूफोर्ट इलाका भी दहल गया है। بعد في واحد और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के हमले को लेकर खबर ताबड़तोड़। कई इलाकों में कैसे बमबारी की गई, ये देखिए तस्वीर। الله اكبر راحتك فرز بنيت يا لطف الله. الله اكبر لك الضرب الثاني. لك يا لطف الله شو ولع. الله اكبر بعد في واحد. और लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। 5 से ज्यादा फाइटर जेट से कैसे हमला हुआ, ये देखिए तस्वीर। अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना। आपको बता दें, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने तबाह। और यूक्रेन में रूस के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीर। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए रूस ने किस तरीके से हमले का वीडियो जारी किया है। और ये यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा हमला है। अब जर्मनी में नेटो के ट्रकों पर हमले को लेकर खबर है। एफर्ट में 6 मिलिट्री ट्रकों को उड़ा दिया गया। यूक्रेन के बाहर रूस के हमलों का शक। जर्मनी में रूस पर हमले का शक है। यूक्रेन की मदद के खिलाफ हमले का यह शक। तो यूक्रेन के बाहर रूस के हमलों का यह शक, क्योंकि आपको बता दें, ये बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, जहां एफर्ट में 6 मिलिट्री ट्रक्स को उड़ा दिया गया। और ये जर्मनी में नेटो के ट्रकों पर हमले को लेकर खबर आई है। हालांकि नेटो के खिलाफ पुतिन का ये क्या ऐलान जंग है, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए जर्मनी में केजीबी के अटैक को लेकर खबर आई। रूस पर आरोप लगा, जर्मनी के एफर्ट में हमला कराया गया। जबकि आपको बता दें कि एफर्ट में जिस तरीके से हमले को लेकर खबर आई है, बड़ी खबर है। रूस पर आरोप एक तरफ से जहां लगा दिया गया, केजीबी ने जर्मनी के अंदर घुसकर हमला किया है। नेटो के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों पर अटैक को लेकर खबर है। पिछले 3 साल में एफर्ट में यह तीसरा बड़ा हमला है और पहले भी यूरोप के देशों में केजीबी का ऑपरेशन हो चुका है। ऐसे में एफर्ट में ही रूसी हमला क्यों?
क्योंकि जर्मनी में खड़े ट्रक नेटो की मदद के लिए थे, यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए थे। जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य मददगार है और 2023 में भी ट्रक प्लांट पर हमला हुआ था। आपको बता दें 1 जून 2024 को भी इसी जगह पर अटैक हुआ था। अब यूक्रेन को जल्द मिलने वाली है टॉरस मिसाइल। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी देने वाला है टॉरस मिसाइल। यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज हथियारों का प्रोडक्शन होगा। लॉन्ग रेंज हथियार पर पुतिन की धमकी, जहां रूस पर हमला नेटो देश का हमला माना जाएगा, अमेरिका को जंग में शामिल माना जाएगा। लॉन्ग रेंज हथियार, विश्व युद्ध का सीन। आपको बता दें पुतिन की यह धमकी, जहां लॉन्ग रेंज हथियार से रूस पर हमला, यूक्रेन का हमला नहीं। और जिस देश का लॉन्ग रेंज, उस देश का हमला इसे माना जाएगा, यूक्रेन का नहीं। जबकि नेटो का हमला माना जाएगा इसे, और नेटो देशों को युद्ध में शामिल माना जाएगा। आपको बता दें अमेरिका को जंग में शामिल माना जाएगा। यह बात पुतिन की धमकी के तहत सामने आई है। यूरोपीय देशों को भी जंग में शामिल मानेंगे। अब पुतिन के राजनीतिक सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन का विश्व युद्ध पर बहुत बड़ा बयान। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आज शांति और युद्ध में कोई सीमा नहीं है, हम पहले से ही आधुनिक युद्ध में हैं। दुगिन का यह बयान सामने आया है। तो ये एक और बड़ी खबर, जहां दुगिन का ये बयान, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आपको बता दें पुतिन के राजनीतिक सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन का ये विश्व युद्ध पर बहुत बड़ा बयान है, जहां कह रहे हैं कि आज शांति और युद्ध में कोई सीमा ही नहीं बची है, हम पहले से ही आधुनिक युद्ध में हैं। फिलहाल दुगिन ने क्या कहा है, और बड़ा सवाल कि क्या शुरू हो चुका है विश्व युद्ध। ये इसलिए क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इस बयान में ये बात कही गई, जैसा आप सोचते हैं वैसा युद्ध नहीं, समय के साथ विश्व युद्ध का रूप बदला है। आज शांति और युद्ध में कोई सीमा नहीं है, मित्र और शत्रु में अंतर नहीं बचा है, हम पहले से ही आधुनिक युद्ध में हैं। ड्रोन और एआई सिर्फ गैजेट नहीं है, विश्व युद्ध में बदलाव के गैजेट हैं। रूस के बिना विश्व का भविष्य ही नहीं। हालांकि अब असर क्या, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि दुगिन के बयान से दुनिया भर में हलचल, और यूक्रेन से अमेरिका तक इस बयान के बाद मचा है हड़कंप। अब आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने अब मान लिया है कि रूस को रोकना आसान नहीं है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के साथ ही एक बड़े इलाके पर कब्जे के लक्ष्य से लड़ रहे हैं, इसलिए इस महत्वाकांक्षा के लिए जारी लड़ाई को रोकना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान जारी है। डोनेस्क में रूस की सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक बार फिर नए इलाके पर रूसी सेना ने अपना झंडा लगाकर जीत का दावा किया है। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी सेना का अभियान बेहद तेज है। लेकिन अब नेटो समिट के दौरान यह साफ हो गया है कि अमेरिका रूस को लेकर अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करने जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रोकना बेहद मुश्किल है। पुतिन के यूक्रेन से अलग क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकना दूसरे युद्धों से अधिक कठिन है। रूस के मसले पर ट्रंप का रुख नेटो से बिल्कुल अलग था, लेकिन अब ट्रंप की सोच बदल चुकी है। ट्रंप समझ चुके हैं कि पुतिन का लक्ष्य जमीन पर कब्जा करना है और इसका दायरा यूक्रेन से भी बाहर जा सकता है। ISW के आकलन के मुताबिक रूस नेटो से भविष्य में संघर्ष की तैयारी में है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी टारगेट पर हैं। शांति वार्ता में आगे न बढ़ने की वजह यही है।
दावा किया जा रहा है कि बड़े युद्ध की तैयारी की वजह से ही रूस मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। चीन, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर रूस एक बड़ी प्लानिंग की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि यह माना जा रहा है कि ट्रंप रूस को लेकर नई रणनीति बनाएंगे। नेटो यूएस का मतभेद भी कम होगा। यूक्रेन को लेकर नेटो बड़े फैसले ले सकता है। रूस के विस्तारवादी सोच का अंदाजा ट्रंप को हो चुका है। अब तक ट्रंप यूक्रेन को युद्ध में मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अब यूरोप से मिल रही मदद का समर्थन अमेरिका भी करेगा। इस बीच यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस भी जासूसों के जरिए टारगेटेड हमले करवा रहा है। कीव में अचानक एक मोपेड में ब्लास्ट हुआ। ये वाहन अजोव बटालियन के सैनिक का था। सैनिक बाल बाल बच गया। इस तरह के हमले से साबित हो गया है कि रूस के जासूस पूरे कीव में फैल चुके हैं। फिलहाल यूक्रेन पूरी ताकत से युद्ध में टिका है और माना जा रहा है कि नेटो समिट के बाद यूक्रेन को मजबूती देने वाले फैसले होंगे, जिसमें ट्रंप की भूमिका अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब का वीडियो जारी किया और अमेरिका ने JBU-57 बॉम्ब गिराया। पेंटागन ने हमले के सांकेतिक वीडियो को जो जारी किया है, उसी की तस्वीर अब आपके सामने। हालांकि वीडियो की खबर क्या है, पेंटागन ने सांकेतिक वीडियो जारी किया जहां JBU-57 बॉम्ब से हमले का यह वीडियो, और पेंटागन ने बताया कि कैसे हुआ हमला। फोर्डो प्लांट पर हमले की डिटेल्स साझा की गई। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया। अमेरिका का दावा यह कि हमले में प्लांट तबाह हो गया। अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमलों के बावजूद अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। खासतौर पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ ढांचागत नुकसान ही हुआ, जिससे अमेरिका को एहसास हो गया कि उसके JBU-57 MOP की क्षमता उतनी नहीं है जितनी आंकी गई थी। इसलिए अब अमेरिका ने युद्ध स्तर पर नया प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। क्या है वो प्रोग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर हमले के बाद संघर्ष विराम के ऐलान से जितनी हलचल अमेरिकी कमांड सेंटर पेंटागन में नहीं दिखी, उससे ज्यादा हलचल सिर्फ इस आकलन पर मची है कि ईरान को नुकसान क्या हुआ। और ये हलचल कितनी बड़ी है, इसका अनुमान ट्रंप की बेचैनी से लगाया जा सकता है। ट्रंप इस बात से ज्यादा बेचैन है कि जिस बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान में किया गया, उससे ईरानी न्यूक्लियर सेंटर बच कैसे गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने पर अमेरिकी सेना को पहले तो और भी खतरनाक बंकर बस्टर बम की जरूरत महसूस हुई, और दूसरी जरूरत महसूस हुई हाइपरसोनिक हथियार की। हालांकि हाइपरसोनिक हथियार की जरूरत अमेरिका में पहले से ही थी, लेकिन सवाल और भी खतरनाक बंकर बस्टर बम की जरूरत पर है। ऐसा क्या हुआ कि इस बम को और भी खतरनाक बनाने की तैयारी शुरू हुई है। दरअसल अमेरिका ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर 6 बंकर बस्टर बम दागे थे। ये बम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट के वेंटिलेशन शाफ्ट के पास गिराए गए, जिनसे अंडरग्राउंड धमाके भी हुए, लेकिन 90 मीटर की चट्टान के नीचे बने न्यूक्लियर सेंटर पर असर नहीं हुआ। ऐसा ही नातान्स के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला बेअसर देखा, जिसके बाद अमेरिकी विशेषज्ञों ने असर का आकलन किया तो पाया कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के लिए JBU-57 सक्षम नहीं थे।
विशेषज्ञों ने माना कि पहली बार इस्तेमाल किए गए GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर सिर्फ 60 मीटर तक ही जमीन में प्रवेश कर सके, यानी अमेरिकी बंकर बस्टर बम सिर्फ 200 फीट तक हमले में ही सक्षम रहे। इसलिए अमेरिका ने इस बम को और भी ज्यादा घातक बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जिसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि ईरान ने अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम कुहे कोलांग गजला यानी पिकैक्स माउंटेन के नीचे अंडरग्राउंड ठिकाने पर छिपाया है। इस चोटी की ऊंचाई ही 5000 फीट है और इसका भूमिगत सेंटर 328 फीट नीचे है, जहां तक मौजूदा GBU-57 बंकर बस्टर बम का पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए अमेरिका इसी मानक के आधार पर तैयारी में जुट गया है। हालांकि ये बम कैसे होंगे, क्षमता क्या होगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी जारी कर दी गई है कि अमेरिका ने नए बंकर बस्टर बम के लिए नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें स्टैंड ऑफ स्ट्राइकर क्षमता के लिए रॉकेट बूस्टर भी फिट किया जा सकता है, जो किसी भी वातावरण में सटीक हमलों की क्षमता के साथ बनाया जाएगा। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका जिस नए बंकर बस्टर बम को बना रहा है वो B-21 रेडर बॉम्बर के साथ उड़ान भरेगा। यानी अमेरिका को एहसास हो चुका है कि भूमिगत हमलों के लिए GBU-57 और B-2 बॉम्बर भी काफी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने हाइपरसोनिक मिशन को भी गति दे दी है, ताकि जल्द से जल्द अमेरिका भी हाइपरसोनिक हथियार संपन्न शक्ति में शुमार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल ने ध्वस्त की मिसाइलें। एक और बड़ी खबर, भूमध्य सागर में मार गिराई गई मिसाइलें, हैक कर कई मिसाइलों को तबाह किया गया। ईरान इजरायल के बीच का युद्ध तो थम गया, लेकिन इजरायल के दुश्मनों की लिस्ट में ईरान अभी भी सबसे ऊपर है। बारूद का इस्तेमाल भले ही ना हो, लेकिन ईरान पर नजर रखने और वक्त आते ही उसको सबक सिखाने का अभियान थमने वाला नहीं है। इजरायल का खुफिया मिशन ईरान में जारी रहेगा। मोसाद प्रमुख ने इसका ऐलान करते हुए ईरान को खुली चुनौती दी। मोसाद प्रमुख के मुताबिक इस बार ऑपरेशन में मोसाद की वजह से ही इजरायल ईरान से हर मोर्चे पर 2 कदम आगे रहा। ईरान को अंदाजा भी नहीं था कि उसके देश में मोसाद का इतना मजबूत नेटवर्क है। खमेनी तब हैरान रह गए जब अचानक सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। अचानक सीनियर कमांडर्स मार दिए गए, वैज्ञानिकों की हत्या हो गई, मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए। ईरान के भीतर से उड़े ड्रोन ने ईरान के एयर डिफेंस का सफाया कर दिया। इसी वजह से ईरान ने 2 मोर्चों पर जंग शुरू की, जिसमें पहला फ्रंट बारूद इंतकाम का था तो दूसरा जासूसों के खात्मे का। ईरान का दावा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। ये जंग अब भी जारी है और भविष्य में जारी रहेगी, क्योंकि युद्ध विराम के बाद भी मोसाद और ईरानी खुफिया एजेंसी के बीच जंग चल रही है। जंग तय है क्योंकि इसका ऐलान खुद मोसाद प्रमुख ने किया है। मोसाद के हेड डेविड बार्निया ने अपनी टीम की तारीफ की है। ईरान ऑपरेशन में कामयाबी को अकल्पनीय बताया है। कई सालों तक मोसाद के लिए ईरान एक सुरक्षित जगह थी।
मोसाद प्रमुख की यही बात खामेनी और ईरान के खुफिया एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती है। मोसाद प्रमुख अपने एजेंट्स के लिए ईरान को एक सुरक्षित जगह बता रहे हैं, जिसका मतलब है ईरान मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने की कुव्वत नहीं रखता है। ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा का अभियान अधूरा रहेगा। मोसाद जब चाहे ईरान के किसी भी कोने में ऑपरेशन चला सकता है। दूसरी तरफ ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ने पूरा जोर लगा दिया है। ईरान में मोसाद के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईरान में अब तक 700 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लोगों को ईरान में फांसी की सजा दी गई है। ईरान में युद्ध विराम के बाद भी छापेमारी की जा रही है। ईरान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद से जुड़े लोगों के पकड़े जाने के बाद कई सुराग मिले हैं, जिसके बाद से छापेमारी जारी है और कई लोगों को पकड़ा जा चुका है। इजराइल की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो से दावा है कि ईरान के भीतर कमांडो कार्रवाई भी की गई थी। वीडियो से दावा है कि इसी तरह से ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। मोसाद प्रमुख ने अमेरिकी एजेंसी CIA को धन्यवाद दिया है, क्योंकि ईरान में ऑपरेशन चलाने में CIA ने मोसाद की मदद की थी। इसके अलावा IDF की अपनी इंटेलिजेंस भी थी, जिसने इजराइल में ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट। ट्रंप की छवि खराब करने के लिए उठाए जा रहे हैं सवाल। यूएस सेना की सफलता कमजोर करने की कोशिश। और ईरान और यूएस वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। अमेरिका से बातचीत के लिए कोई योजना ही नहीं, अमेरिका के साथ कोई मीटिंग नहीं। अरागची ने ट्रंप के दावे का खंडन किया है। ट्रंप ने कहा था अगले हफ्ते ईरान और यूएस के बीच बातचीत होगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी। ईरान के पास सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब की सामग्री। आपको बता दें, ईरान ने छिपाए वेपन ग्रेड यूरेनियम भंडार। गुप्त जगहों पर ईरान के सेंट्रीफ्यूज मौजूद। INSS की पूर्व डायरेक्टर सीमा शाहीन का यह दावा। तो ईरान के पास विध्वंसक परमाणु हथियार, वजह क्या है? एक एक इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने, जहां बड़ा दावा यह कि ईरान बना रहा है खतरनाक परमाणु हथियार और ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए मटेरियल, परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी मटेरियल का भंडार। कई सीक्रेट जगह जहां वेपन ग्रेड यूरेनियम को छिपाया गया। सीक्रेट जगहों पर ईरान के सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज छिपाए गए हैं। दावा किसका है? परमाणु कार्यक्रम विशेषज्ञ सीमा शाहीन का दावा। इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडी की पूर्व चीफ ये रही हैं। क्या कहा? ईरान अभी भी परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। ईरान में मोसाद से दहशत है और मोसाद से जुड़ने वालों में डर बढ़ाने के लिए ईरान अब नया कानून लाने जा रहा है। अब ईरान में जासूसी करने और देशद्रोह करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इस बीच कोशिश इजराइल में वाजा का नेटवर्क बढ़ाने की भी है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान के हर विभाग में मोसाद के एजेंट हैं। सीनियर पद पर मोसाद के जासूस बैठे हैं। ईरान की सेना में भी मोसाद की घुसपैठ है। लेडी जासूसों के जरिए हर अफसर पर नजर है। वाजा की कोशिश है कि मोसाद के इसी नेटवर्क को कमजोर किया जाए। पिछले दिनों सर्च अभियान के दौरान खुलासा हुआ था कि तस्करी के जरिए ड्रोन के हिस्से ईरान में मंगवाए गए और ईरान के भीतर मोसाद के एजेंट कई सीक्रेट फैक्ट्री बना चुके हैं, जहां ड्रोन को तैयार किया गया। इसीलिए ईरानी खुफिया एजेंसी की नजर अब ऐसे तस्करी रूट पर भी है। ईरान की सभी छोटी बड़ी फैक्ट्री की डिटेल निकाली जा रही है। खास तौर से ईरान के लोगों को खास सचेत रहने का अभियान चलाया जा रहा है। ईरान में वाहनों को बेचने और किराए पर देने को लेकर भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मोसाद ईरान की खुफिया एजेंसी से 2 कदम आगे चल रहा है।
लेकिन अब ईरानी खुफिया एजेंसी वाजा भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वाजा ने इजराइल में नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। वाजा भी मोसाद के तरीके से सरकारी विभागों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। वाजा के स्लीपर सेल को एक्टिव करने के बाद अब उन्हें मिशन सौंपे जा रहे हैं। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सेना और सीक्रेट ठिकानों की सुरक्षा है। ईरान अब तक सिर्फ अपने दुश्मनों से निपटने की रणनीति तैयार कर रहा था, लेकिन अब ईरान को एहसास हो चुका है कि अब देश में मौजूद जासूसों के नेटवर्क से भी उसे मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिकी रक्षा बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। एक और बड़ी खबर है, $150 बिलियन रक्षा बजट बढ़ाने का ये प्रस्ताव। अमेरिकी रक्षा बजट $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। ट्रंप के रक्षा बजट बढ़ाने पर भी सवाल उठे। हालांकि वर्ल्ड वॉर की आहट में डिफेंस बजट में की जा रही बढ़ोतरी। फिलहाल खबर क्या है, जहां देखिए किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन उस आधार पर जहां जीडीपी का 5% नेटो देशों का बजट है और $249 बिलियन चीन का, जबकि अमेरिका का 893 बिलियन से ज्यादा। अब नए प्रस्ताव के तहत ट्रंप की प्लानिंग के क्या संकेत हैं, जहां वर्तमान में बजट $893 बिलियन का है और नए प्रस्ताव के मुताबिक $150 बिलियन, $1 ट्रिलियन के पार हो जाएगा बजट ट्रंप की इस प्लानिंग के तहत, जिसमें देखिए किसमें कितना खर्च। हाइपरसोनिक मिसाइल पर $3.9 बिलियन का खर्च, जबकि परमाणु हथियार में $60 बिलियन का खर्च। इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, आईसीबीएम मिसाइल और B-2 बॉम्बर्स को लेकर, जिसमें इस बजट के तहत $10.3 बिलियन का खर्च और $4.2 बिलियन का खर्च आईसीबीएम मिसाइल्स के लिए किया जाएगा। डिफेंस बजट में की जा रही बढ़ोतरी को देखते हुए यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स की वो इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां $3.5 बिलियन का यूएस एयरफोर्स के लिए बजट और यूएस नेवी के लिए $11 बिलियन का बजट। तो वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच जिस तरीके से अमेरिका ये बड़े फैसले ले रहा है, फैसला है कि यूएस आर्मी पर 3.8% सैलरी की बढ़ोतरी की जा रही है और $40 बिलियन का ये जो स्पेस प्रोग्राम है, जिसमें 30% से ज्यादा का जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, और ये पाकिस्तान के नापाक करतूतों को देखते हुए खबर बड़ी है, जहां पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है जिसकी जद में अमेरिका भी होगा। पाकिस्तान की यह आईसीबीएम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। पाकिस्तान के इस दुस्साहस पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। ये खबर अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर में छपी है। अमेरिकी जासूसी एजेंसीज ने पाकिस्तान की इस नई मिसाइल को कैसे खतरा बताया, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि अमेरिका में इस मिसाइल, शैतान देश की मिसाइल के बाद चिंता बढ़ गई है और पाकिस्तानी सेना आईसीबीएम बना रही है। बेहद खुफिया तरीके से बनाई जा रही है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। आईसीबीएम की अमेरिका तक पहुंच और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज भी चौकन्नी है। पाकिस्तानी हरकत पर अमेरिकी नजर है। अमेरिका कड़ा फैसला भी ले सकता है। अब इजरायल की ईरान पर हमले की धमकी। एक और बड़ी खबर है, इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी, ईरान से खतरा लगा तो फिर हमला करेंगे। हमला गाजा और लेबनान से 100 गुना बड़ा होगा। 25 फरवरी को नेटो के समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसने एक बार फिर से इजरायल और ईरान में महायुद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल और ईरान जल्द ही फिर से जंग में उतर सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्या ईरान में इजरायल और अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इजरायल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेंगे? क्या इस हमले की तैयारी करने के लिए ही ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है? जून 2025 इसी तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो अधिवेशन के मंच से बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा, इजरायल और ईरान में जल्द ही फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ट्रंप के इस ऐलान को एक बार फिर से सुनिए पूरे ध्यान से। सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा क्यों कह रहे हैं? ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि इजरायल और ईरान में एक बार फिर से बड़ी जंग की शुरुआत होने जा रही है? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिला है? क्या यह सीक्रेट जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है?
अमेरिका के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच से इतना बड़ा बयान यूं ही तो नहीं देंगे। जाहिर है इस बयान के पीछे कोई ना कोई आधार अवश्य होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल और ईरान में युद्ध विराम हुआ है, वो असल में एक अल्प विराम है। आशंका इस बात की है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ नई रणनीति बनाने के लिए एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। इस बात की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजरायल और अमेरिका का ईरान में जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। इजरायल और अमेरिका का टारगेट था ईरानी परमाणु कार्यक्रम का पूरी तरह खात्मा। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले इजरायल ने ईरानी एटॉमिक सेंटर पर हमले किए, फिर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बमों की बरसात की। बावजूद इसके ईरान के एटॉमिक सेंटर, उसके एटॉमिक कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका और इजरायल तब तक चैन की सांस नहीं ले सकते हैं जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के लिए फिर से हमले की तैयारी हो रही है। ईरान के एटमी सपने को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए इजरायल और अमेरिका संयुक्त रूप से नई योजना तैयार कर रहे हैं। नई रणनीति बनते ही एक और जंग दस्तक दे सकती है। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित है। उसने अपने संवर्धित यूरेनियम पहले ही दूसरी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए थे, ऐसी लोकेशन पर जिसकी जानकारी ना तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को है और ना ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को। ईरान का दावा है कि उसके एटॉमिक सेंटर को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान का यह दावा इसलिए भी सच लग रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जिन 3 बड़े एटॉमिक सेंटर फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर बंकर बस्टर बम बरसाए, वो जमीन में 100 मीटर नीचे यानी करीब 300 फीट नीचे अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। अमेरिकी बंकर बस्टर बम जमीन में इतना नीचे जाकर एटॉमिक सेंटर को तबाह नहीं कर सकते। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने भी सुरक्षित हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी साफ कर दिया है कि ईरानी एटमी मिशन पूरी तरह सुरक्षित है। इतना ही नहीं, इजरायल ने ईरान के जिन बड़े सैन्य अफसरों को मारने का दावा किया था उनमें से ज्यादातर जिंदा हैं। खामनेई के सलाहकार एडमिरल अली शमकानी, कोट्स फोर्स के चीफ जनरल इस्माइल कानी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी, ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह, ईरान के ये सभी टॉप सैन्य लीडर जीवित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ना तो ईरान के एटमी मिशन को समाप्त कर पाया और ना ही ईरानी टॉप जनरल के खात्मे का लक्ष्य ही हासिल कर सका। यही वजह है कि दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि इजराइल और अमेरिका ने युद्ध को जानबूझकर कुछ वक्त के लिए ही रोका है। सीज़फायर की आड़ में इजराइल और अमेरिका उस सीक्रेट लोकेशन की जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे जहां ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट किए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान ईरान के अंडरग्राउंड एटॉमिक सेंटर को तबाह करने की नई तकनीक भी तलाशी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस तैयारी में जितना वक्त लगेगा उतने दिन के लिए ही सीज़फायर रहेगा। इजराइल और अमेरिका की तैयारी पूरी हुई तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और भयावह हमला हो सकता है। इजराइल और अमेरिका ने किसी बड़े षड्यंत्र के कारण ही युद्ध विराम किया है, इस बात का शक ईरान को भी है।
यही वजह है कि अब ईरान भी चौकन्ना हो गया है। जो ईरान अब तक ये कह रहा था कि उसके परमाणु मिशन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, वो अब टीवी पर आकर कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये ऐलान अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया। सुना आपने, अब ईरान ने यह कहना शुरू कर दिया है कि उसके एटमी मिशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ऐसा कहकर इजराइल और अमेरिका को निश्चिंत करना चाहता है, ताकि इजराइल और अमेरिका फिर से ईरान के एटमी कार्यक्रम के खिलाफ नया हमला ना शुरू करें। जाहिर है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, दोनों पक्ष अपना अपना कार्ड खेल रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस जंगी खेल का सबसे शातिर और माहिर खिलाड़ी कौन साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट से यूरोप में दहशत। एक और बड़ी खबर, परमाणु हमले से बचाव की तैयारी में जुटे देश, जहां ब्रिटेन में भी गाइडलाइंस जारी करने की मांग और राशन के स्टॉक के इंतजाम की भी मांग की गई। हालांकि क्यों खौफ में है यूरोप? क्या परमाणु हमला होने वाला है? यही बड़ा सवाल। खबर क्या है? महाजंग होने पर परमाणु हमले का डर है। स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे में पैम्फलेट्स भी बटे हैं। परमाणु हमले से बचने की जानकारी बताई गई और फिनलैंड ने वेबसाइट के जरिए जानकारी शेयर की। आपको बता दें, फ्रांस की तैयारी को लेकर खबर ये कि नागरिकों को जंग की तैयारी की जानकारी दी जाएगी। 20 पेज की एक बुकलेट में बचाने के लिए ही, जान बचाने के लिए 63 उपाय होंगे और साथ ही सशस्त्र संघर्ष, परमाणु रिसाव पर भी जानकारी, प्राकृतिक आपदा से निपटने की भी जानकारी दी जाएगी। वहीं ब्रिटेन में दहशत को देखते हुए खबर ये कि जंग होने पर जानकारी देने वाला मैनुअल जारी करने की मांग की गई है और परमाणु हमला होने पर जान बचाने की भी जानकारी होगी। राशन पानी जमा करने के बारे में भी गाइडलाइंस की मांग की गई है। ब्रिटिश विशेषज्ञ ने पीएम की स्टार्मर से इसको लेकर अपील की है। अब दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा। एक और बड़ी खबर, परमाणु हमले से बचाव पर गाइडलाइंस को लेकर है ये खबर, जहां गाइडलाइन में बचाव से जुड़ी जानकारी और ICRP की गाइडलाइंस में क्या क्या जानकारियां दी गई हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। तो परमाणु प्रहार हुआ तो क्या करना चाहिए और किस तरीके के हालात के बीच में फ्रांस और ब्रिटेन की तैयारियों को लेकर जो खबर आपको बताई, अब ICRP की गाइडलाइंस में जो जानकारियां हैं उसमें गाइडलाइंस में कैसे बचाव से जुड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि परमाणु हमले से बचाव पर गाइडलाइंस को लेकर यह खबर सामने आई है। परमाणु प्रहार हुआ तो क्या करना चाहिए, इस पर ICRP की हिदायत क्या है? 10 मिनट के अंदर बहुमंजिला इमारत या बेसमेंट में छिपे, घर के अंदर मध्य में कहीं छिप सकते हैं, अंडरग्राउंड कार पार्किंग में पहुंच सकते हैं, 12 से 24 घंटे तक सुरक्षित जगह पर ही रहें और 10 मिनट बाद विस्फोटक मलबे की जद में आने पर सतर्कता को लेकर बात कही गई है। फौरन कपड़ों और जूतों की बाहरी परत को उतार दें, खुली त्वचा और बालों को अच्छे से साफ करें, पालतू जानवरों को अलग कमरे में रख दें। अब युद्ध विराम के बावजूद ना तो इजरायल की बेचैनी कम हुई है और ना ही अमेरिका की घबराहट, क्योंकि अभी तक दोनों ही उस शख्स तक नहीं पहुंच पाए जिसके आक्रामक तेवर की वजह से पूरा खेल ही पलट गया। वो शख्स है ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। वो कहां है, किसी को कुछ नहीं पता। इजरायल और अमेरिका के सीक्रेट एजेंट खामेनेई की लोकेशन जानने में जुटे हैं, जबकि युद्ध विराम के बावजूद खामेनेई अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और खामेनेई क्यों अंडरग्राउंड है? जंग की तैयारी या है जान का डर? हमले रुक गए हैं। लेकिन खतरा नहीं रुका है। विध्वंस थम गया है, लेकिन तबाही कभी भी शुरू हो सकती है। क्योंकि 3 किरदारों में कभी भी टकराव शुरू हो सकता है। पहले किरदार हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो ट्रंप का फरमान मानने पर मजबूर हैं,
लेकिन ईरान की तबाही का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। दूसरे किरदार हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये युद्ध विराम कराने का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ईरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर परमाणु प्रोग्राम फिर शुरू हुआ तो हमला होगा। तीसरे किरदार हैं आयतुल्लाह खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। युद्ध विराम को ईरान की जीत बता रहे हैं, साथ ही ईरान को परमाणु शक्ति बनाना चाहते हैं। बेंजामिन और ट्रंप दोनों लगातार दिख भी रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन खामनेई का कुछ पता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि खामनेई ने लगातार खुफिया जगह से जंग के फरमान दिए, लगातार इजराइल पर हमलों को कमांड किया। खामनेई के निर्देश पर ही इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। 13 जून यानी 13 दिन पहले खामनेई आखिरी बार दिखे थे, उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे। 19 जून यानी 7 दिन पहले खामनेई ने वीडियो मैसेज जारी किया था। कहा जा रहा है मैसेज प्री रिकॉर्डेड था। 24 जून यानी 2 दिन पहले खामनेई ने टेक्स्ट मैसेज जारी किया था। युद्ध विराम के बाद पहली प्रतिक्रिया थी। खामनेई ये मैसेज खुद भेज रहे हैं या कोई दूसरा भेज रहा है, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच सवाल उठ रहा है, खामनेई कहां है? खामनेई की लोकेशन क्या है? खामनेई सामने क्यों नहीं आते? क्या खामनेई को घबराहट है कि कहीं उनके बाहर आते ही उन्हें मार ना दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध विराम इसीलिए कराया गया हो कि खामनेई जैसे ही बाहर आए उनका खात्मा करके ईरान में सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए? अब सबको तलाश है कि खामनेई कहां छिपे हैं। सबको इंतजार है खामनेई कब बाहर आते हैं, क्योंकि खामनेई के सामने आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। खामनेई लापता है। अब ईरान में भी आवाज उठने लगी है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर कहां गए। ऐसे में खामनेई के विरोधियों को भी मौका मिल गया है कि वो खामनेई को सत्ता से बेदखल करने का एजेंडा चला सके। कई तरह के संदेश लोगों के बीच भिजवाए जा रहे हैं और खामनेई को ईरान की इस दुर्दशा का विलेन साबित करने की तैयारी है। लेकिन जैसे ही एजेंडा आगे बढ़ता, वैसे ही खामनेई का एक बार फिर से वीडियो संदेश सामने आ गया, जिसमें कई अहम बातें कही गई हैं। खामनेई ने संदेश दिया है कि युद्ध विराम करना इजराइल की हार है। दूसरा संदेश दिया है इजराइल खत्म हो जाता, इसलिए अमेरिका उसे बचाने के लिए आया। तीसरा संदेश दिया है अमेरिका के हमले में परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है।